दोस्तों नमस्ते। प्रेमचंद की कहानियाँ। सखियाँ। डिप्टी श्यामाचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था। सेवती की 4 सहेलियों रुक्मिणी, सीता, रामदेवी और चंद्रकुंवर 16 सिंगार किए इठलाती फिरती थी। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावे से आ गई थी। इन दोनों का नाम कमला और उमादेवी था। कमला का विवाह हो चुका था। उमादेवी अभी कुंवारी ही थी। दोनों सूर्य और चंद्र थी। मंडप के तले डोमनिया और गवनिहारिने सोहर और सोहाग अलाप रही थी। गुलबिया नाइन और जमनी कहारिन दोनों चटकीली साड़ियों पहने, मांग सिंदूर से भरवाए, गिलट के कड़े पहने छम छम करती फिरती थी। गुलबिया चपला नवयौवना थी। जमुना की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी अनोखी छटा थी। रसीली आंखें आमोदाधिक्य से मतवाली हो रही थी और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करके आई थी, इसलिए नागिन सी लट कंधों पर लहरा रही थी। छेड़छाड़ और चुहल से इतना अवकाश न मिलता था कि बाल गुंथवा ले। महाराजन की बेटी माधवी छींट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए, भीतर बाहर किए हुए थी। रुक्मिणी ने सेवती से कहा, सितो, तुम्हारी भावज कहो है, दिखाई नहीं देती, क्या हम लोगों से भी पर्दा है? रामदेव मुस्कुराकर, पर्दा क्यों नहीं है, हमारी नजर न लग जाएगी। सेवती कमरे में पड़ी सो रही होंगी, देखो अभी खींचे लाती हूँ। ये कहकर वह चंद्रमा से कमरे में पहुंची। वो एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर टकटकी लगाए हुए थी। इसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यह क्या पड़ी हो, अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंद्रा, ओह, कौन जाए, अभी कपड़े नहीं बदले। सेवती, बदलती क्यों नहीं, सखियों तुम्हारी बाट देख रही हैं। चंद्रा, अभी मैं न बदलूंगी। सेवती, यही हठ तुम्हारा अच्छा नहीं लगता। सब अपने मन में क्या कहती होंगी। चंद्रा, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही आने को लिखा था ना। सेवती, अच्छा, तो ये उनकी प्रतीक्षा हो रही है, ये कहिए तभी योग साधा है। चंद्रा, दोपहर तो हुई, शायद अब न आएंगे। इतने में कमला और उपादेवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाल लिया और आफिश पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी नंद होती थी। कमला, अरे, अभी तो इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। सेवती, भैया की बाट जो रही है, इसलिए ये भेष रचा है। कमला, मूर्ख हैं, उन्हें गरज होगी, आप आएंगे। सेवती, इनकी बात निराली है। कमला पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करे, पर मुख से एक शब्द भी ना निकाले, नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे बात ना करो, तो वे तुम्हारा सब प्रकार आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे, परंतु जो ही उन्हें ज्ञात हुआ कि इसके हृदय में मेरा प्रेम हो गया, बस उसी दिन से दृष्टि फिर जाएगी। सैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे। भोजन करने बैठेंगे तो मुंह जूठा करके उठ जाएंगे, बात बात पर रूठेंगे। तुम रोगी तो मनाएंगे, मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला है। तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे। भावार्थ यह है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरे ही घर में देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताऊं। प्रतिक्षण नौकरों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे, पंखा झेलने को तैयार, हाथ से कौर खिलाने को तैयार, यहाँ तक कि मुस्कुराकर पौव दबाने में भी संकोच न था। बात मेरे मुख से निकली नहीं कि पूरी हुई। मैं उस समय अबोध थी।
पुरुषों के कपट व्यवहार क्या जानूं। पटी में आ गई। जानते थे कि आज हाथ बांध कर खड़ी होगी। मैंने लंबी तानी तो रात भर करवट न ली। दूसरे दिन भी न बोली। अंत में महाशय सीधे हुए, पैरों पर गिरे, गिड़गिड़ाए। तब से मन में इस बात की गांठ बौध ली है कि पुरुषों को प्रेम कभी न जताऊं। सेवती जीजा को मैंने देखा है। भैया के विवाह में आए थे। बड़ हंसमुख मनुष्य हैं। कमला पार्वती उन दिनों पेट में थी, इसी से मैं न आ सकी थी। यहाँ से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी। कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया, खूब बातें हुई। सेवती झूठे हैं, लबारिये हैं। बात ये हुई कि गुलबिया और जमुनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई थीं। मौ ने कहा, वे खाकर गए हैं, पान बना के दिया। मैं पान लेकर गई। चारपाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बाया तो आप कलाई पकड़कर कहने लगे कि एक बात सुन लो, पर मैं हाथ छुड़ाकर भागी। कमला निकली न झूठी बात। वही तो मैं भी कहती हूँ कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, उसने इनसे क्या बातें की होगी। परंतु नहीं, अपना ही हठ किए जाए। पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। मैंने ये कहा, मैंने वह कहा। मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। न जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य जो बुरा भला करता है, उस पर पर्दा डालता है। ये लोग करेंगे तो थोड़ा, मिथ्या प्रलाप का आल्हा गाते फिरेगी ज्यादा। मैं तो तभी से उनकी एक बात भी सत्य नहीं मानती। इतने में गुलबिया ने आकर कहा, तुम तो यह ठाढ़ी बतलात हो, और तुम्हार सखी तुमका आंगन में बुलती है। सेवती देखो भाभी, अब देर न करो। गुलबिया, तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल ले। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास आई। रुक्मिणी बोली, वाह बही, खूब। वह जाकर बैठ रही। तुम्हारी दीवारों से बोले क्या। सेवती कमला बहन चली गई। उनसे बातचीत होने लगी। दोनों आ रही हैं। रुक्मिणी लड़कोरी है न। सेवती और 3 लड़के हैं। रामदेई मगर काठी बहुत अच्छी है। चंद्रकुंवर, मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लूं। सीता, दोनों बहनें एक से एक बढ़कर है। सेवती, सीता को ईश्वर ने वर अच्छा दिया है, इसने सोने की गौ पूजी थी। रुक्मिणी, जलकर गोरे चमड़े से कुछ नहीं होता। सीता, तुम्हें काला ही भाता होगा। सेवती, मुझे काला वर मिलता तो विष खा लेती। रुक्मिणी, यो कहने को जो चाहे कह लो, परंतु वास्तव में सुख काले ही वर से मिलता है। सेवती, सुख नहीं, धूल मिलती है। ग्रहण सा आकर लिपट जाता होगा। रुक्मिणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है। तुम जानती नहीं, सुंदर पुरुष अपने ही बनाव सिंगार में लगा रहता है। उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिनों वह समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूँ। उससे भागने लगता है। और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। बेचारा काला अपने रूप की कमी को प्यार और आदर से पूरा करता है। उसके हृदय में ऐसी धुकधुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खटा पड़ा तो यह मुझसे घृणा करने लगेगी। चंद्र को दूल्हा सबसे अच्छा वह, जो मुंह से बात निकलते ही पूरा करे। रामदेव, तुम अपनी बात न चलाओ। तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा ही हो। सीता, न जाने कोई पुरुष से किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है। क्या संकोच नहीं होता। रुक्मिणी, तुम बपुरी क्या आज्ञा करोगी, कोई बात भी तो पूछे।
सीता मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्राभूषणों पर जी नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरी आ पहुंची, गहने से गोंदनी की भांति लदी हुई, बढ़िया जूती पहने, सुगंध में बसी, आँखों से चपलता बरस रही थी। रामदेई आओ रानी, आओ, तुम्हारी ही कमी थी। रानी क्या करूं, निगोड़ी नाइन से किसी प्रकार पीछा नहीं छूटता था। कुसुम की मौत आई तब जाके जूड़ा बौधा। सीता तुम्हारी जाकेट पर बलिहारी है। रानी इसकी कथा मत पूछो। कपड़ा दिए 1 मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सीकर लाया, पर कभी आस्तीन ढीली कर दी, कभी सियन बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया। अभी चलते चलते दे गया है। यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाई हुई आई, भैया आए, भैया आए। उनके संग जीजा भी आए हैं। ओहो, ओहो, रानी राधाचरण आए क्या? सेवती हो, चलू तनिक भाभी को संदेश दे आओ। क्या रे, कहाँ बैठे हैं? माधवी उसी बड़े कमरे में। जीजा पगड़ी बौधे है, भैया कोट पहने हैं, मुझे जीजा ने रूपा दिया। ये कहकर उसने मुट्ठी खोलकर दिखाई। रानी से तो अब मुंह मीठा कराओ। सेवती क्या मैंने कोई मनौती की थी? ये कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा सगुन ठीक हुआ। चंद्रा कया आ गए, तनिक जाकर भीतर बुला लो। सेवती हो मदाने में चली जाऊं, तुम्हारे बहनाई जी भी तो पधारे है। चंद्रा बाहर बैठे क्या यकर रहे हैं? किसी को भेजकर बुला लेती, नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे। अचानक खड़ाऊं का शब्द सुनाई दिया और राधाचरण आते दिखाई दिए। आयु 24-25 बरस से अधिक न थी। बड़े ही हंसमुख, गौर वर्ण, अंग्रेजी काट के बाल, फ्रेंच काट की दाढ़ी, खड़ी मूछें, लवेंडर की लपटें आ रही थी। एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्या से तो 1 सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी। सेवती, मैंने सोचा अब तो आ रहे हो, क्यों चिट्ठी भेजूं? ये कहकर वहां से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा, वह जाकर भूल जाते हो। राधाचरण हृदय से लगाकर, तभी तो सेकंडों को से चला आ रहा हूँ।